नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अमर कृति निर्मला भाग 2। कृष्णा क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। ओ हो, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना, वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंद्र हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वदियां और काली काली टोपियां पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूं। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ जाएंगी और वहां तारों में लगेंगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदन, बता दे मेरे भैया। चंद्र, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुख की हृदय दुखती हुई आंख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहां कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और ज्यों ही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहां जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, ये सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूं, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहां से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। पैंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहां अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने, नाव पार पहुंच ही जाए। ये सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहां तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है, मालूम होती है अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। बाबू, उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइयां बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी
और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका न मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहां बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियां, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है, यह घी खराब है। दूसरा कहता है, इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं। तीसरा कहता है, इसमें तो हीक आती है। चौथा कहता है, तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहां आए हो, घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है।